So, ladies and gentlemen, welcome to the class of English essay. This is our second lecture regarding outline making skills. First of all, we will have an overview of what we discussed yesterday, and then we will have a detailed debate of what we are going to discuss today. कल हमने जो बातें की थी वो बड़ी स्पेसिफिक थी कि 9 बजे जब आप एग्जाम रूम में एंटर होते हैं तो डेफिनेटली यू आर फ्रॉड विद अ लॉट मैनी चैलेंजेस। जब आप बाहर खड़े होते हैं एग्जाम से पहले 10-15 मिनट, तो काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि जनाब इस साल एनर्जी क्राइसिस के ऊपर टॉपिक आ जाएगा, इस साल कोरोना वायरस वर्सेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं यार इस साल आ जाएगा कि इन वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैव्स एंड हैव नॉट्स टेक्नोलॉजी हैज बिकम द लेटेस्ट टूल टू कॉलोनाइज पीपल। इस तरह के आप टॉपिक सुनते हैं बाहर बैठ के, तो काफ़ी सारी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है कैंडिडेट्स में कि यार ये तो मैंने सारे टॉपिक्स तैयार नहीं किए, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो हाउ वुड आई बी एबल टू एक्चुअली हैंडल दैट वेरी डिबेट। नाउ दिस हैंडलिंग इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है कि भाई a person or an individual is unable to cope up with the situation in the real exam scenario, कि अगर वो सारी बातें जो बाहर डिस्कस हुई थी उसने अपने जहन पर बिठा दी और एग्जाम में ऐसा हुआ कि एक ऐसी डायमेंशन आ गई टॉपिक्स की जो कि उसने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो ही वुड गिव अप विदाउट ब्लिंकिंग एन आई। सो इसलिए मैंने आपको कल पहली बात ये कही थी कि जब भी आप एग्जाम रूम में जाएं, डू नॉट एंटर एग्जाम रूम विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। वन। सेकेंड चीज जो कि आपको करनी चाहिए वो ये है कि 9 बजे आपने 5 मिनट में पहले में टॉपिक सेलेक्ट करना है अच्छे तरीके से, जिसके लिए आपने ये 3 4 5 स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं कि पहले तो आप सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें। फिर आप देखें कि उन टॉपिक्स में बात कौन सी पूछी गई है, व्हाट इज द मेजर बर्डन ऑफ प्रूफ दैट हैज बीन आस्क्ड इन दोस टॉपिक्स। फिर आप देखें कि स्टांस क्या डेवलप हो सकता है। वंस यू हैव डेवलप्ड द स्टांस ओवर ऑल दोस टॉपिक्स, आप फिर ये करें कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं और फिर जो सब एस्पेक्ट्स हैं वो बनाएं। अब सब एस्पेक्ट्स कभी कभार हमें नहीं बनाने आते, वी कम अक्रॉस अ लॉट मेनी टॉपिक्स जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होती। अब ऐसी सूरत हाल में इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग फॉर अस टू have a broader understanding of how to deconstruct a particular topic. ऐसी सूरत हाल में you must be triggering the levels of analysis: political, economic, social, security, strategic, national, regional, international, local, ideological, individual, etc. अब इससे होगा क्या कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो एटलीस्ट ट्रिगर हो जाएगा, वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। सेकंड जो आपने करनी है चीज़ ऑस्पेक्ट्स और सब ऑस्पेक्ट्स सोचने में, कि वंस यू आर डन विद द आइडिया ऑफ ऑस्पेक्ट्स, आप एक ऑस्पेक्ट को एक टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म करें। मसलन आप कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन, अब हम एक सिंपलिस्टिक एसेज उठाते हैं तो इनमें आप एक टाइम पे पहले कॉजेज को 5 मिनट में ब्रेनस्टॉर्म कर लें, 5 मिनट इफेक्ट्स के ऊपर लगाएं, 5 मिनट सोल्यूशंस के ऊपर लगाएं। अब अक्सर क्या गलती कहती है कि दे जस्ट रैंडमली ब्रेनस्टॉर्म ईच एंड एवरीथिंग, लिहाजा उनको नुकसान होता है कि दे ब्रेनस्टॉर्म वेरी फ्यू आइडियाज। ए बी उनको नुकसान ये हो जाता है कि देयर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट अ फेयर आउटलाइन डिमिनिशेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि उनको विद इन एग्जाम रूम इम्प्रोवाइज करने का जो स्कोप है वो नहीं, मतलब जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है उनका। तो आपने ये जो 4 5 स्टेप्स हैं वो अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं। हमेशा अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पे प्ले करना है, वो टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हो, और आखिर में आपने उस टॉपिक को ध्यान देना है जो कि आप समझते हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ लेट्स से है, या आप लेकिन 3 4 टॉपिक्स आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हैं, तो आप फिर वो टॉपिक चूज करें जो कि कम लोग अटैम्प्ट करें। अब इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए वी विल बी कवरिंग सम 35 to 40 आउटलाइंस पर डे, और मैं आज 8 10 टॉपिक्स का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप इनके ऊपर जो है वो आउटलाइंस कल फेयर बना के मुझे एज अ होमवर्क सेंड कर लें, सो दैट आई मस्ट टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन अ रीजनेबल एंड अ डिटेल्ड मैनर। पहली कैटेगरी जिससे मैं शुरू कर रहा हूँ आउटलाइन स्पेसिफिक डिबेट को, वो है वन वर्ड टॉपिक्स की डिबेट। अब वन वर्ड टॉपिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? ये टॉपिक जैसे है पावर्टी, जैसे है करप्शन, समटाइम्स हम इन टॉपिक्स को इशू बेस्ड टॉपिक्स भी कहते हैं, जैसे टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियनिज्म, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं।
अब आपने ये जो स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो करने हैं कि आपने सबसे पहला जो काम करना है वो इसके ऊपर देखना है कि स्टांस क्या लिया जा सकता है कि जनाब पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो मुतासर हुई है। लिहाजा हमें हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए इस मसले को ख़त्म करने के लिए। या करप्शन है तो आप एक स्टांस या नैरेटिव इसके इन एंड अराउंड डेवलप कर लें कि करप्शन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी मैनस है माशरे के लिए जिसने पाकिस्तान की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको इस हद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या ओवरऑल पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसे बिल्कुल रोक लिया है। और पाकिस्तान की जैसी रियासतों के लिए अब बहुत ही मुश्किल या आप समझ लें कि नामुमकिन हो गया है कि मतलब इट हैज़ बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स लाइक पाकिस्तान टू ग्रो एंड elevate the sufferings of its people without actually eradicating this particular menace. अब आपने क्या कर लिया कि स्टांस डेवलप कर लिया। अब आप आखिरी पेज पे मौजूद हैं जो कि आपकी कॉपी का आखिरी पेज है, यानी कि जो आपकी यूँ समझ लें अभी आप कह सकते हैं कि कॉपी, लेकिन ये जो एग्जाम रूम होगा आप उसके लिए कह सकते हैं इट इज़ द लास्ट पेज ऑफ योर व्हाट वी से द आंसर कॉपी, आंसर शीट। आपने आखिरी पेज पे जाके ये फिर तीनों एस्पेक्ट्स लिख लेने। बस आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि ऑल दोज टॉपिक्स हैविंग वन वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट हैव दीज थ्री एस्पेक्ट्स, जैसे causes, effects and solution। अब मैं कोई और फ्रेजिंग भी लिख सकता था यहाँ पे, बट देन व्हाई दिस पर्टिकुलर फ्रेजिंग? ये पर्टिकुलर फ्रेजिंग इसलिए कि भाई रफ पेज पे वी हैव ऑलरेडी वेरी लिटिल टाइम इन इंग्लिश ऐसे पेपर, तो हमें बजाय के ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़े अल्फाज में फ्रेजिंग कर लें, बिकॉज रफ पेज इज इंटायरली फॉर आवर पर्पस। वी शुड नॉट बी हैविंग एनी टाइप ऑफ लेंथी discussion on rough page or lengthy phrasing or articulation on the rough page। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया, हमें काम करना चाहिए कि कोशिश करें कि इतना स्पेसिफिक रहें जितना हमें जल्दी से जल्दी अपना जो रफ वर्क है वो ख़त्म करने का मौका मिल सके। सो हमने डिस्कस किए कॉजेज, हमने लेट्स से 8-10 कॉजेज लिख लिए, इफेक्ट्स लिख लिए, सॉल्यूशंस लिख लिए। माय पॉइंट इज कि आप जब भी रफ पेज में हो तो पहले एक एस्पेक्ट को मुकम्मल तरीके से कर लें, फिर आप कोशिश करें कि जो कोई दूसरा एस्पेक्ट है उससे मुकम्मल कर लें, फिर आप कहें कि जनाब कोई तीसरा एस्पेक्ट है तो आप इसके ऊपर लिख लें। अगर आप फॉर एग्जांपल एक कॉज लिख लें, फिर आपने दूसरा कॉज, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, और यू जस्ट वेंट ऑन राइटिंग, देन वेंट ऑन राइटिंग इफेक्ट्स, multiple effects, as many effects as you know, and then for that matter solutions 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब आपके पास रिक्विजिट लेवल पे जब मवाद आ गया ना, अब आपने चीज़ें करनी है प्रायोरिटाइज के। अच्छा, ये जो आर्गुमेंट है ये पहले नंबर पे आना चाहिए, ये आर्गुमेंट जो है वो दूसरे नंबर पे आना चाहिए, ये आर्गुमेंट उसके बाद तीसरे नंबर पे आना चाहिए, और ये वाला जो आर्गुमेंट है लेट्स से वो चौथे नंबर पे आना चाहिए। My point is that once you are done with the process of brainstorming some aspects, your next job is to actually to prioritize. Your next job is to prioritize the sub aspects that you have brainstormed। आपने जो सब aspects brainstorm किए आपने उनको उनके बारे में सोच लेना है, आपने उनके बारे में जो थिंकिंग है उसे पैस अप जो है वो कर लेना है। एंड वंस यू आर डन विद दैट उसके बाद आपने फेयर आउटलाइन बना लेनी है। फेयर आउटलाइन में आपको कुछ ही देर में एक टॉपिक है राइजिंग इस्लामोफोबिया के ऊपर एक डिटेल मैनर में यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि आपको एक डिटेल मैनर में पता चल जाए कि हाउ डज अ फेयर आउटलाइन लुक लाइक। ना योर जॉब इज कि अगर आप क्लास में टाइम ले लें तो भी ओके है, अदरवाइज आप ऐसा कर लीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर आप ना कल सुबह यानी कि मतलब इन 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 योर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से पहले जब भी आपको फ्री टाइम हो, आप पहले खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें विदाउट एक्चुअली लुकिंग इनटू द इंटरनेट। बगैर इंटरनेट देखे आप देखें कि आपकी मौजूदा नॉलेज क्या है, बेसिकली आपके पास क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से डील कर सकें, डिकंस्ट्रक्ट कर सकें।
आपके पास क्या ये एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसके बारे में वो आर्गुमेंट्स ब्रेनस्टॉर्म कर लें जो कि रिलेटिवली कम लोगों के पास हैं, जो कि आपका एसे के पेपर में एक रिलेटिव डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकें. If you have, you need to look into, and if you don't have, you need to look otherwise. तो उससे फायदा क्या होगा? मतलब why I'm focusing on this paradigm? कि rather than looking up to the internet, you should be looking into yourself first. उसका एक फायदा ये कि अभी आपके पास ना एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि भाई आपने ये पूरा सेशन लिया, 40 टॉपिक्स हमने मुख्तलिफ एंगल से डिकंस्ट्रक्ट किए, ब्रेक किए, आपने उनके ऊपर आउटलाइंस बनाई, मैंने उनका वॉइस नोट में आपको फीडबैक भेजा, और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू स्टैंड, ताकि सेशन के ख़त्म होने के बाद यू मस्ट डेवलप अ कैपेसिटी. आप एक कैपेसिटी तो कम से कम डेवलप करें ना कि how should the things be, how should things be, and how they should not be at the end of the day. आपने इस टॉपिक के ऊपर फिर एक रफ आउटलाइन एंड देन फिर एक फेयर आउटलाइन बनानी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स से okay, then we have another topic, that is corruption. Let me just take it now. Just hold on. ओके, वी हैव अनदर टॉपिक जिसका नाम है करप्शन. अब आप एक चीज़ जहन में रख लें कि ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक्स हैं वन वर्ड, ये जो हमें वन वर्ड टॉपिक्स नज़र आते हैं, इनके ऊपर सिर्फ यही ऑस्पेक्ट्स बन सकें. कौन से ऑस्पेक्ट्स? जो कि आप अभी देखते हैं, जो कि आपको अभी ये देखने को मिल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन, ये तीन ऑस्पेक्ट्स बने. नो, ऐसा भी मुमकिन है, और ये एक अगला गुर आपने जहन में रख लेना है कि इन तीन एस्पेक्ट्स के अलावा चौथा एस्पेक्ट्स भी इनके ऊपर बन सकता है, एंड दैट इज द एस्पेक्ट कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ करप्शन. अब मिसाल के तौर पर वी हैव करप्शन इन पॉलिटिकल फॉर्म. मतलब करप्शन है क्या कि द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी. मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी है कि आपने सर्टेन एसओपीज फॉलो करने, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने, लेकिन आप क्या करते हैं कि यू आर बैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू सूट योर इंटरेस्ट्स, एंड यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट आई वुड से अ मिजरेबल जॉब, कि आप पब्लिक ट्रस्ट को प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करें. Now this type of corruption can be quantified in multiple different ways. It can be political corruption, कि भाई आप लोगों से वोट लें इस बुनियाद के ऊपर कि भाई आई वुड लुक इनटू योर इंटरेस्ट, लेकिन आप आगे चलकर क्या करें कि आपके जो है वो बाहर के ममालिक में कोई फैक्ट्रीज निकल आए, कोई असासा निकल आए, कोई पनामा लीक्स में, कोई डॉन लीक्स में, कोई पैराडाइज पेपर्स में आपके नाम आ जाए. देयर कैन बी एन इकोनॉमिक करप्शन, कि भाई आप किसी इंडिविजुअल से फ़ायदा उठाने के लिए यू ऑफर इन सर्टेन इंसेंटिव्स. आप उसे इंसेंटिवाइज कर लें कि अच्छा यार, आप ऐसा है कि आपके पास आईफोन नहीं है, तो यार आप ये ना मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लें और मुझे एक पर्टिकुलर काम जो है वो करने दें. आई थिंक द कॉमन पाकिस्तानी folks आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस, कि ये मसला है क्या और ये मसले की जो जड़ है वो क्या है, क्या नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज एन इकोनॉमिक करप्शन. देन वी हैव अ मॉरल करप्शन, कि वी गो ऑन लेक्चरिंग एवरी अदर इंडिविजुअल to practice certain moral values and certain moral standards, but we barely follow them personally when it comes to ourselves. So there can be multiple ways of, let's say, corruption. My point is that as a candidate, as an aspirant, your thinking must not be myopic. अगर आपकी थिंकिंग लिमिटेड साबित हुई, तो लेट मी टेल यू, यू वुड नॉट बी एबल टू एक्चुअली you would not be able to actually deconstruct that topic in a reasonable manner. आप उस टॉपिक को बस बात शात करेंगे जो कि दीगर लोग भी बात कर रहे हैं, जो कि कॉमन बाकी लोग भी बात कर रहे थे. योर जॉब इज टू मेक अ डिफरेंस इन पेपर. अगर आप भी देखें दीगर लोगों की तरह लिखना शुरू हो गए, तो व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक?
तो उसको कोई ना कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना, बिकॉज इन एवरी पेपर द इम्पॉर्टेंट are we done with this important topic? So next thing is your next job is कि भाई आपने एक और चीज ये भी करनी है कि think of every aspect in a different scenario कि आप उसके ऊपर एक broad understanding develop करें. Anyways, your second homework is कि आपने इस टॉपिक को देख लेना है, करप्शन, और इसके 4 एस्पेक्ट्स बनाने हैं, आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाना है. इसी तरीके से आपने इसके सब एस्पेक्ट्स बनाने हैं प्रायोरिटाइज करके, और उसे एक फेयर आउटलाइन की जो शक्ल है वो आपने लेट्स से दे देनी है. Let's move on to the next debate. हमने कुछ गाइडलाइंस कल डेवलप की थी आउटलाइन के हवाले से. मैं कुछ आपको फेयर आउटलाइन के हवाले से वो रिमाइंड करा दूं ताकि हमें कोई इसके बारे में गलत फहमी ना हो. हमने कल बात की थी कि इन ऑर्डर टू राइट एन इफेक्टिव फेयर आउटलाइन इट मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मिसाल के तौर पर इट मस्ट हैव एन इंट्रोडक्टरी एंड अ कंक्लूडिंग रिमार्क. It must have a thesis statement, and that must be precise, clear, concise, and effective, and in line with the topic under discussion. ऐसा ना हो कि टॉपिक कोई और है, आप कोई और डिस्कशन कर रहे हैं, and two things have nothing in common. दोनों चीजें एक दूसरे से दूर दूर तक ये जो है वो relevant ही नहीं है. No, you should not be doing this. You should not be doing this particular job. नेक्स्ट इज कि आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, रफ पेज पे इट्स वेरी मच ओके दे मे बी इन वन वर्ड, बट इन फेयर पेज दे मस्ट बी इन आउटलाइन इन इन क्वेश्चन फॉर्म. कि आपको ठीक है कि आपको लगे कि भाई आपके जो क्वेश्चंस, ये जो एस्पेक्ट्स हैं आपने आखिरी पेज पे लिखा हुआ था कॉजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, बट इन फेयर आउटलाइन दे मस्ट बी. So the aspects must be in what we say the question form, and then your sub aspects, they must be in sentence form. You can write them in phrase form as well, but the sentence form is more acceptable form rather than the phrase one. Okay. So this is just all about what outline is and what outline is not. So in continuation with the debate about outline making skills, this is the last time we are actually reconsidering the guidelines related to fair outline. I told you people that there must be an introductory or a concluding remark, that can be a quotation, that can be a general statement regarding a topic sentence. It must be one, be it compound, complex, or simple, but it must be one. Then there must be a thesis statement in outline. Without thesis statement, your outline cannot be as effective as it should otherwise be. Your aspects must be in question form, and your sub aspects must be in sentence form. Phrase form is acceptable yet avoided because of the clarity issues associated with this paradigm. Okay, so here is our topic, rising Islamophobia across the globe, as a sample to you guys. For example, we have this topic and I've written it in my handwriting. Okay, we have a topic. आपने प्रेजेंटेशन का भी ख्याल करना है, और आपने जैसे वर्ड लिखा आप इंट्रोडक्शन के बाद आपने कोई इंट्रोडक्टरी रिमार्क. For you, for example, if Islamophobia is a form of racism, you can argue that intolerance on the basis of an ideology and racism have emerged as a major threat to global peace and security in our world today. Then a thesis statement, inshallah, we will learn that as well. Then if the term demands a definition, you must write, let's say, what is Islamophobia, a conceptual overview. You can also write the same thing in this manner, Islamophobia, meaning and definition. Deconstructing Islamophobia, a term beyond common, let's a term and its perception. Then if the topic is issue based, you must have a contemporary view of the topic first, ताकि आप एक डिबेट को क्वांटिफाई कर सकें पहले,
आप उसके इंडिकेटर्स बता सकें कि वेल what are certain indicators and what are certain and what those indicators actually show about a particular topic कि भाई उस टॉपिक का जो करंट स्टेटस है वो क्या है. A bird's eye view of the current contours of rising Islamophobia across the globe. और उसके लिए आप फिर क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए एक या दो पैराग्राफ लिख सकते हैं. It would be enough if you write just one paragraph on this paradigm. देखें आखिरी पेज पे आपने जस्ट लिखा था causes, लेकिन इन हेडिंग नंबर 4 you have written what are factors responsible for fanning the flames of Islamophobia across the globe. और आप उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. देखें अगर फ्रेज फॉर्म में होता तो दिस कुड हैव बीन एक्सपेंशनिस्ट एक्सपीरियंसेस. We don't know what are expansionist experiences, but if it is in the sentence form, the idea is absolutely clear that historically expansionist experiences like crusades and colonialism led to Islamophobia. Now, this is the fuller understanding of this particular topic. इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि you must write an outline that is comparatively different from other individuals. Second, the emergence and the rise of political Islam as an alternative to Western liberal democracy fueled Islamophobia. Next is the Huntington's clash of civilization thesis is responsible for this. You can also argue about, let's say, what I would say about this particular have proven to be a harbinger of anti-Muslim, let's say, bigotry. Next is terrorist violence in the US-led West and post 9/11 era deepened fear of Muslims. You know, कि आपने phrasing थोड़ी सी अच्छी इस्तेमाल करनी है. The jargon related to a particular topic should be up to the mark, and you would see that your outline is persuasive. You would see that your outline has an impact. Next is swelling Muslim ranks in Western societies, and refugees and migrants, and increased anxiety towards Muslim is also resonated behind Islamophobia. Rise of far-right racial supremacist nationalism ignited anti-Muslim extremism. अब अगली बात एक याद रख लें कि कभी कभार कैंडिडेट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर क्या हम केस स्टडी भी दे सकते हैं अपनी आउटलाइन में. वेल आई वुड रिकमेंड यस, यू शुड बी गिविंग अ केस स्टडी इन केस यू नो. पेपर इसलिए नहीं होता कि बस आपको पता हो और आप रिफ्लेक्ट ना कराएं. पेपर होता है इस बात के लिए कि इफ यू नो देन रिफ्लेक्ट. अगर आपको पता है कोई चीज, कोई चीज पता है तो प्लीज पिन इट डाउन. जब तक आप लिखेंगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि यू नो दैट. सो इन एग्जाम यू हैव टू बेसिकली एडवर्टाइज योरसेल्फ कि भाई आपको ये चीज भी पता है. बट द पॉइंट इज कि आप एडवर्टाइजिंग में फेसबुक वाला मॉडल फॉलो ना करें कि आप हों कोई और जो है वो पोर्ट्रे कोई और चीज करें. यानी कि writing anything that is irrelevant would be counterproductive. It would be of no model use. So I would be sending this slide as well in the group. I would be sending this outline in the group so that you guys may come to know how to write an effective outline. And I think this is very much important. अच्छा, next is कि आपने आखिरी पेज पे क्या लिखा था, इफेक्ट्स. अब देखें फेयर पेज पे ये जो वर्ड है इफेक्ट लिखना, कैन यू जस्ट इमेजिन कि यार ये कोई अच्छा टर्म है, अच्छा टर्म हो सकता है. नो, दिस कैन नॉट बी, दिस वुड नेवर बी. आपने से करना ये कि you need to give it a better phrasing. What are horrific and horrendous repercussions of Islamophobia? और इसके लिए फिर आप लेट्स से अगेन लिखते हैं कि it is an assault on the values of pluralism and diversity that underpin modern day cultural multicultural societies. Secondly, it creates, यार थोड़ी सी स्पेलिंग ठीक कर लें. देखें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हम कर लेते हैं, ठीक है. इससे क्रिएट्स की स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लें. It creates West phobia in Muslim world as well as the fear of other such ideologies in the Muslim world. It may translate the ideal clash of civilization into a real war of civilization. There is a possibility of that as well. And then it may let's say legitimize extremist mindset and delegitimize sane and moderate voices. It may trigger chaos and instability in an already anarchic world. और फिर आखिर में आपने सोल्यूशन देने. अब जो आप कल लिखेंगे इंशाल्लाह आउटलाइन, तो आपको मैं फीडबैक में भी ये कहूँगा कि आप सॉल्यूशंस काफ़ी लोग अच्छे नहीं लिख लेते.
Even simple topic है poverty को कैसे खत्म करें. We don't know the basic fundamentals of poverty alleviation programs. We do not have any model in South. मतलब we haven't any studied any model in first place in South Asia and world as to how the developed world has countered the menace of corruption. If we don't have any model, we will definitely be not be able to have a better understanding. तो आप ये थोड़े से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो चीज़ें हैं ना वो भी देखा करें कि हाउ अ पर्टिकुलर थिंग इज how a particular thing is basically constructed, deconstructed, reconstructed, how a particular problem is basically coped with the passage of time. So in solutions, you basically say that what are policy prescriptions to counter rising Islamophobia across the globe? And you propose multiple solutions. Let's say the strengthening international obligations in UN General Assembly and OIC resolutions on religious intolerance. Let's say there is a need of dialogue among civilizations to make this world a safer place to live in. Let's say the efforts should be taken to outline Islamophobia. Let's say the removal of the content on the social media, ये TikTok type या Facebook पे जो इतना लोग लिख रहे होते हैं, that fosters hate speech and Islamophobia. चार्ली हेब्डो जैसे वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए. कुरान की ये जो पब्लिक आप देखते हैं कि जिस तरीके से जलाया जाता है वेस्ट में, दिस शुड नॉट बी. This is the perfect sign of Islamophobia, and we must condemn extremism in all its forms and manifestations. हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि चंद मुसलमानों ने अगर शिद्दत पसंदी अख्तियार कर ली तो वो बुरे. What about the Christians? What about Hindus? And what about other, let's say, Jewish people? So any extremism or phobia in any of its form and manifestation that is derogatory to a person, ideology, a moment, or the humanitarian values must be condemned as it is. And then you must write a conclusion. Islamophobia can neither be denied nor dismissed. It must be confronted. So ladies and gentlemen, this is a basic view of how our outline should be. Now I'm discussing a range of topics, a few topics with you individuals ताकि आप इनके ऊपर काम करें. Let's say आपको टॉपिक मिल गया terrorism in Pakistan, how to deconstruct this particular topic. इसको हम कैसे deconstruct कर सकते हैं? It is not that much difficult. आप simply इसके ऊपर aspects बनाएंगे rough page पे और fair page पे जो इसके aspects बनाएंगे वो ये होंगे. There can be types of terrorism, historical background, or the evolution of the specter of terrorist violence. देखें historical background भी हम लिख सकते हैं. We could have simply written history, historical background. But the phrasing that we use does have an impact. और आप phrasing ये कर सकते हैं कि the evolution of a specter of the terrorist violence. Then causes, effects, and solutions. You can write causes की जगह factors responsible for the growth of terrorism, the effects, horrific implications of terrorist violence, solution. अब solution जो आपने terrorism में लिखना है ना, वो उसके लिए मैं आपको पहले recommend कर लेता हूँ कि you must read UN Counter Terrorism Initiative. आपको पता होना चाहिए कि टेररिज्म है क्या, काउंटर टेररिज्म की बेसिकली स्ट्रैटेजीज क्या है. ये आपने वैसे नहीं लिख के आने के हमने गुर्बत खत्म कर देनी है, हमने रियासत को अच्छा कर लेना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं करनी, अच्छी सी बातें करनी है. आप कोई 12 से 15 दलील लिखें, लेकिन वो एक अच्छे दलील के तौर पर आप लिखें ना, आप पास हो जाएंगे. मेजॉरिटी ऐसी है, पता नहीं कोई खिलाई सोल्यूशंस लेके आते हैं, उन्हें खुद भी लिखने के टाइम पे लग रहा होता है कि यार ये इम्प्रैक्टिकल है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, बट देन दे कीप ऑन राइटिंग. इतनी डटाई से लोग लिख लेते हैं. आई एम जस्ट अस्टोनिश्ड. Let's say we have another topic, religious extremism in Pakistan. Again, this is an issue-based topic, so you can write such and such aspects, including what is religious extremism, the roots of religious intolerance in Pakistan, factors fueling the religious tensions in country, horrific implications of religious fanaticism, and then policy prescriptions to reverse the tide of religious bigotry. You can write all these things. And the next in the row is, let's say, flawed education system of Pakistan. इसमें आपने जो चीज़ें करनी हैं, let's say types इसमें relevant हैं, sectarian वाले topic में types relevant नहीं थे. You can talk about the nature and types of our education system,
Why is our education system flawed to the core? The far-reaching consequences of this faulty education structure, and then the roadmap for an enlightened and the modern education outlook. I'm basically discussing various aspects in this class because I believe that you guys may take 1 or 2 days in order to write the complete outlines, and we would definitely assess them. Ethnic issues in Pakistan. This is a bit technical. You can look at what is ethnic profile of Pakistan. कौन-कौन सी ethnicities रह रही हैं भाई? What is the profile of ethnic friction in Pakistan? Please note the phrasing we are using. The phrasing of aspects must be reflective of the phrasing that you use in your topics. The profile of ethnic friction in Pakistan, then the factors responsible for dividing Pakistan on ethnic lines. Let's say then the implications of deepening ethnic fault lines on both the state society and society of the country. State and society यार ये एक ही चीज है. Vision for not only inter-ethnic harmony but intra-ethnic harmony of the nation as well. Next is crisis of national integration. I think it is now easy to comprehend, but these are the aspects that you can write. You may take a screenshot of this, or I will be sending you the slides. मैं aspects आपको लिखवा देता हूँ. Till this topic, rise of Islamophobia, we have covered. Informal economy of Pakistan, the Western perception of Islam. ये जो सारे के सारे आपने टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर ये 11 टॉपिक्स हैं आपके लिए. इनके ऊपर आपने थोड़ा सा काम कर लेना है. कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये कैसे, फिर जो आपको नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट दैट. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. द वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लाम, ये कॉज इफेक्ट सोल्यूशन तो थोड़ा सा हटके है. आपने इससे पहले लिखना है व्हाट इज द वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लाम, हाउ हैज दिस मिसपरसेप्शन इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द consequences of western misperception about Islam, and then the roadmap to alter this negative perception about Islam. This is all about today. This is all about understanding how to write an outline. Thank you so much for listening patiently. See you guys in next class.